Good morning, students. Today we will study the seventh chapter of macroeconomics, and the name of the chapter is aggregate demand, aggregate supply, and related concept. This is the name of the chapter. So, in microeconomics, we have studied individual demand and market demand. In microeconomics, we have studied individual demand and market demand. But in macroeconomics, we will study aggregate demand. ओके माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़े थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट इज मार्केट डिमांड और व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज देयर आर 10 numbers of consumers in the economy and 10 goods are produced in the economy. Clear? 10 consumers in the economy and 10 goods are produced in the economy. Clear? So what do you mean by individual demand? Individual demand means the different quantities of a commodity that an individual consumer is willing to purchase at different possible prices in a given period of time is called individual demand. मतलब हो गया कि one consumer, ठीक है, क्लियर ना, वन कंज्यूमर वन कमोडिटी, दिस इज कॉल्ड योर इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है, लेट मी रिमाइंड यू द डेफिनेशन वंस अगेन. द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. सो वन कंज्यूमर and one good, this is your individual demand. Okay, what do you mean by market demand? Market demand means the different quantities of a commodity that all the consumers in the market are willing to purchase is called market demand. So यहाँ पे हो गया आपका all consumers, ठीक है, और one good, ये हो गया आपका मार्केट डिमांड. ठीक है, क्लियर ना, मतलब इस गुड को डिमांड करने वाले जितने कंज्यूमर हैं वो सारे कंज्यूमर की डिमांड को अगर हम लोग टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बन जाएगा आपका मार्केट डिमांड. ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है, ये हो गया आपका मार्केट डिमांड. ठीक है, क्लियर हो गया ना. व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया कि यहाँ पे जितने कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, ऑल कंज्यूमर्स, ऑल द गुड्स, ये दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका मार्केट डिमांड. ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर. तो ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड. क्लियर ना. ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, some observations must be clear in your mind. ठीक है, कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है it does not refer to the demand for any particular commodity. क्योंकि जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़े तो यहाँ पे ऑल द गुड्स ले लिया गया, सारे के सारे कमोडिटी को ले लिया गया, एक ही गुड को नहीं लिया, सारे गुड को ले लिया गया. ठीक है, इट रेफर्स टू ऑल डिमांड, it refers to all demand for it refers to the demand for all the goods and services in the economy. क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट. दूसरा क्या है कि जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड गुड्स या सर्विस के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में तो वैराइटीज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होता है. एग्जांपल देते हैं, मान लो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, पोटैटो प्रोड्यूस होता है, एग प्रोड्यूस होता है, क्लॉथ प्रोड्यूस होता है ना, और ये सारी चीज़ हम लोग डिमांड करते हैं. तो मिल्क जो है वो हो गया आपका यूनिट लीटर में मेजर होता है, पोटैटो केजी में मेजर होता है, एग जो है डजन में होता है, और क्लॉथ जो है मीटर में होता है. अब एक चीज़ ध्यान से सोचो
कि इतना सारा गुड्स अगर डिमांड हो रहा है बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी, तो इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो क्या कर पाएंगे? अमाउंट को लीटर, केजी, डजन, मीटर कभी जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? इसको, इसका जो यूनिट है उसको समान करना पड़ेगा, और यूनिट समान करने के लिए इसको हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, जितना अमाउंट डिमांड हुआ इनटू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस, तो ये हो जाएगा आपका रुपीज़। ठीक है, क्लियर हो गया? रुपीज़ अगर हो गया तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये टोटल कितना अमाउंट डिमांड हुआ इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, क्लियर हो गया ना? हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब हम लोग डिमांड पढ़े थे, सिर्फ डिमांड, तो वहाँ पे बोला गया था कि डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी कैन बी सेटिस्फाइड व्हेन योर चॉइस एंड विलिंगनेस टू पे विल बी बैक्ड बाय योर एबिलिटी टू पे। ठीक है, कोई भी सामान अगर आप चॉइस करते हो कि उस सामान के लिए जो सामान का जो प्राइस है आप देना चाहते भी हो, लेकिन अगर आप दे नहीं सकते हो तो वो सामान आपका नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है कि सामान का जो दाम है उसको आपको पे करना पड़ेगा, तभी जाके वो सामान आपका होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे तो डिमांड का दूसरा नाम एक्सपेंडिचर हो सकता है, क्योंकि अगर आप पैसा खर्चा करोगे, जो दाम है उसका उतना दोगे उसको, तभी जाके वो सामान आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो डिमांड का दूसरा नाम हो गया एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड को हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम लोग इसको टोटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो भी चलेगा ये। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम एस्टिमेशन एक पढ़े थे, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़े थे ना। ठीक है, तो वही यहाँ पे काम करेगा, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो कि ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इसको कोई कोई बुक में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी लिखता है। जैसे हम लोग एडी लिखते हैं वैसे वो उसको एई भी लिखता है, एग्रीगेट डिमांड की जगह पे वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी लिखता है। ठीक है, क्यों लिखे हैं समझ में आया आपको? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हो सकता है या तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, इसलिए वो एई भी लिखता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब क्या है, ये जो एग्रीगेट डिमांड है, जैसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़े थे, वहाँ पे देखे थे ना, इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन ये जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ये अपवर्ड स्लोप होता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिलेशनशिप विथ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट। अगर आप एग्रीगेट डिमांड को या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोप होगा, लेकिन एग्रीगेट डिमांड को या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को अगर आप इनकम के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, तो वो एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर एग्रीगेट डिमांड को हम लोग इनकम के साथ कंपेयर करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्या है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पे याद रखना, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, जो भी डिमांड या सप्लाई, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, ये सारे के सारे प्लान्ड है, प्लान्ड। ठीक है, मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड डिमांड, प्लान्ड सेविंग। ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज़ होता है एक्स एन टी, एक्स एन टी। ठीक है, एक्स एन टी मतलब हो गया प्लान्ड या तो एज्यूम्ड। ठीक है, अगर कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्स एन टी सेविंग, तो बोलोगे द प्लान्ड सेविंग। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स एन टी सेविंग, तो बोलोगे एज्यूम्ड सेविंग, इस तरह से। ठीक है, एक्स एन टी मतलब प्लान्ड या एज्यूम्ड। और एक टर्म यूज़ होता है एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब हो गया एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल बोलते हैं या तो रियलाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग एक्चुअल या रियलाइज्ड फॉर्म को स्टडी नहीं करेंगे, सारे के सारे एज्यूम्ड या प्लान्ड होगा। ठीक है, तो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्स एन टी सेविंग, तो बोलोगे द प्लान्ड सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट सेविंग, तो बोलो द एक्चुअल सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट,
व्हाट डू मीन बाय एक्सेंट्रिक कंजम्पशन, व्हाट डू मीन बाय एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो खाली इसका मीनिंग याद रखना है, तो उसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। अब क्या है, अब इसका क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जैसे अभी आपको बोले टोटल एक्सपेंडिचर, नेशनल का पढ़े थे ना, एक्सपेंडिचर मेथड फॉर्मूला क्या था उसका, GDP इक्वल टू सी, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, पढ़े थे ना। ठीक है, यही तो है द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे जो चार कंपोनेंट हम लोग लिए थे, सी आई जी एक्स माइनस एम, क्यों लिए थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एक ओपन इकोनॉमी को एज्यूम किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। ओपन इकोनॉमी अगर हम लोग एज्यूम करेंगे तो देयर विल बी 4 सेक्टर्स, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी एज्यूम करेंगे तो देयर विल बी 3 सेक्टर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ओपन इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, और क्लोज्ड इकोनॉमी अगर हो गया तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं रहेगा, तो देश के अंदर 3 सेक्टर हो जाएगा, एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया फर्म सेक्टर, एक हो गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर, 3 सेक्टर होगा। ओपन इकोनॉमी होगा तो ये होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर अगर नहीं लेते हैं तो बन जाएगा आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होगा, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, तो ये होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर फर्म होगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट का भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मान लो हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगा तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगा तो ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हो गया, क्लियर हो गया। 1 सेक्टर इकोनॉमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, एटलीस्ट 2 सेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी होगा तो सी प्लस आई। ठीक है, ये हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गया तो ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी हो गया तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर हो गया इतना। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज योर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया द प्लान्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी और द प्लान्ड इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी in an accounting year. Okay, so the total output produced in the economy, the total planned output produced in the economy in an accounting year, or the total planned income generated in the economy in an accounting year is known as your aggregate supply. ठीक है, समझ में आया। देखो समझ में नहीं आ रहा लगता है। ये हो गया 3 चीज़, ये हो गया प्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका इनकम जनरेशन, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। समझ में आया। अभी पढ़े थे ना, 3 एक्टिविटी कभी बंद नहीं होता है, पढ़े थे। तो हम लोग पढ़े थे कि जो भी प्रोडक्शन होगा उतना ही इनकम जनरेट होगा और वो इनकम फिर से कंजम्पशन पे खर्चा होगा। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। जो भी खर्चा हो रहा है, अगर वो कंज्यूमर खर्चा करता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर एक फर्म खर्चा करता है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आया, अभी बताया भी ना, CRI। ठीक है, वैसे ये जो प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन है ये होगा आपका सप्लाई। ठीक है, ये दोनों हो गया आपका सप्लाई। ठीक है, और ये हो गया आपका डिमांड। तो टोटल जितना डिमांड हो रहा है इकोनॉमी, जितना पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमी अकाउंटिंग ईयर में हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड।
और टोटल जितना प्लान्ट आउटपुट प्रोड्यूस हुआ या जितना प्लान्ट इनकम जनरेट हुआ वो हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर हो गया। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अभी हम लोग वहाँ पे पढ़े कि द सप्लाई ऑफ आउटपुट अवेलेबल इन एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन plus the level of input. Okay, the supply of output available to an economy consists of its domestic production and the level of input. मतलब इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके साथ इंपोर्ट को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका टोटल सप्लाई और द टोटल आउटपुट अवेलेबल इन द इकोनॉमी। समझ में आया। तो मान लो कि ये होगा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। और उसके साथ अगर हम लोग इंपोर्ट को जोड़ देते हैं, इंपोर्ट को जोड़ देंगे तो ये होगा टोटल आउटपुट अवेलेबल इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, याद रखना डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये हो गया आपका इंपोर्ट। तो इतना अमाउंट ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन आर इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, हो गया। अब ये किसके साथ समान होगा, अगर एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या है डिमांड साइड में, क्या देखें हम लोग, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। यहाँ पे अभी डाउट होता होगा कि अभी तो सर आप बताए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बताए, तो यहाँ पे एक्स हो गया, एम माइनस कहाँ चला गया, वो बताते हैं आपको, ठीक है। अब क्या है देखो, अगर ये एम को हम लोग साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा बोलो, एम को साइड चेंज करो तो वाई विल बी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, होगा ना। देखो इसे वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हो गया। यही तो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, डिस्पोजेबल इनकम पढ़ेंगे हम लोग। डिस्पोजेबल इनकम आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा समझना चाहिए इसको। क्या है डिस्पोजेबल इनकम, जो भी इनकम आपका है एक अकाउंटिंग ईयर में वो टोटल इनकम के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको उस इनकम से कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो वाई डी मीन्स डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू जो भी इनकम आपका अर्न हुआ इन एन अकाउंटिंग ईयर माइनस टैक्स, याद रखना ये कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स, ठीक है। तो वाई दैट यू हैव अर्नड ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर माइनस द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू हैव पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस को कहा जाएगा आपका डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम लोग y लिखेंगे यहाँ पे, नाउ दिस y विल बी इक्वल टू वाई डी प्लस टैक्स, हो जाएगा ना। क्लियर हो गया, कंप्लीट हुआ, y इक्वल टू वाई डी प्लस टैक्स, ठीक है। समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक आया। अभी जो वाई डी है जो भी आपका डिस्पोजेबल है, ठीक है, मतलब जो भी इनकम आप कमाए सरकार को पे करने के बाद, सरकार को टैक्स दे दे ना, उसके बाद जो पैसा है उस पैसा के ऊपर आपका अधिकार है। अब उसमें से आप कुछ कंजम्पशन में खर्चा करते हो और कुछ सेविंग करते हो ना। क्लियर हो गया। तो वाई डी इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई डी की जगह पे सी प्लस एस लिख सकते हैं और टी की जगह पे टी लिख सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, वाई इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। अब यही चीज़ को, ये जो लिखे हम लोग यहाँ पे, ये जो चीज़ है इसको लेके जाएंगे यहाँ तक, यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखो वाई पे जगह पे लिखेंगे सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम को भी लिख देते हैं यहाँ पे प्लस एम इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम। समझ में आया कहाँ से आया, इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, हो गया। तो ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई और ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो
तो जैसे अभी हम लोग पढ़े, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, सी प्लस आई प्लस जी, और एम को अगर यहाँ ले आता तो एक्स माइनस एम हो जाता था, नहीं तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। ठीक है, वैसे एग्रीगेट सप्लाई का क्या कंपोनेंट्स है, सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, एस फॉर सेविंग, टी फॉर टैक्स, एम फॉर इनपुट। ठीक है, ये हो गया कंजम्पशन, फिर हो गया आपका सेविंग, फिर हो गया आपका टैक्स, फिर हो गया आपका इनपुट। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ पे कंजम्पशन, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सपोर्ट। समझ में आया? इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई अगर 4 सेक्टर में लेते हैं तो 4 कंपोनेंट, 3 सेक्टर लेंगे तो क्या होगा, सी प्लस एस प्लस टी, 2 सेक्टर लेंगे तो सी प्लस एस। समझ में आया? तो इसका भी लिख देते हैं। अगर हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई अगर लेते हैं, एग्रीगेट सप्लाई तो हो जाएगा सी प्लस एस, और अगर एग्रीगेट डिमांड लेंगे तो हो जाएगा सी प्लस आई। अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं तो सी प्लस एस प्लस टी, ये हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी। अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं तो सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम, ये हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? 2 सेक्टर इकोनॉमी सी प्लस एस सी प्लस आई, 3 सेक्टर इकोनॉमी सी प्लस एस प्लस टी, यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी, और 4 सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम, यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी the consumption and investment function. Okay, because here we are assuming a 2-sector economy. So what we are going to study? Consumption, saving and investment. 3 things: consumption function, saving function and investment function. Okay, thank you very much.